नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कारकों पर चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कारक, जिन्हें अंग्रेजी में हम केस कहते हैं। तो ये किसी के विशिष्ट अनुरोध पर जो मेरे दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके विशिष्ट अनुरोध पर मैं आज कारक पर वीडियो बना रही हूँ। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तथा विद्यालयी पाठ्यक्रम की दृष्टि से कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए समझते हैं कि कारक क्या होते हैं और मैं अच्छी तरह विस्तार से उन्हें इस प्रकार समझाऊंगी कि आपको कभी भी कोई भी कारक पहचानने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम कारक की परिभाषा जान लेते हैं कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। देखिए, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगी। जब हम वाक्य लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा राम श्याम कलम पत्र लिखा। यदि मैं किसी वाक्य को ऐसे लिखती हूं, राम श्याम कलम पत्र लिखा, तो इसका कोई अर्थ नहीं बैठता है, कोई सेंस नहीं बनता है। हमें क्या लिखना पड़ता है? देखिए, ध्यान से समझिए आप। राम ने श्याम को कलम से पत्र लिखा। ऐसे लिखते हैं ना हम वाक्य, तभी उसका अर्थ बनता है और तभी उसकी सेंस बनती है। राम ने श्याम को कलम से पत्र लिखा। तो ये है कारकों के विभक्ति चिन्ह ने, को, से। इनके प्रयोग के बिना हम वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। और यदि हम दूसरे शब्दों से और मुख्य रूप से क्रिया से संबंध स्थापित नहीं करते हैं तो उस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो इसके माध्यम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कारकों की आवश्यकता क्या है। तो हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबंध और संबोधन कारक। इनके विभक्त चिन्ह, जिन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं, वे कौन कौन से होते हैं? देखिए, कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्म का विभक्ति चिन्ह यानी कि परसर्ग है को, करण का है से, अपादान का विभक्ति चिन्ह भी से है। अभी मैं बताऊंगी दोनों में अंतर। संप्रदान के लिए, अधिकरण कारक, इनका विभक्ति चिन्ह है में या पर, संबंध का, के, की या रा, रे, री। और संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अहो आदि। ठीक है, ये अच्छा। अब हमें जानने की आवश्यकता है यहाँ पर कि करण कारक के से और अपादान कारक के से में क्या अंतर है। करण कारक का से होता है के द्वारा, मतलब यहाँ पर क्रिया जिस वस्तु के द्वारा पूर्ण की जाती है, जिस वस्तु के माध्यम से जो वस्तु मीडियम बनती है, सोर्स बनती है क्रिया को पूर्ण करने का। जैसे राम ने श्याम को कलम से पत्र लिखा। अब पत्र लिखना है क्रिया, पत्र लिखा क्रिया है। और पत्र किस चीज से लिखा गया? लिखा गया कलम से। तो ये है यहां पर करण कारक। कलम
करण कारक है। लेकिन अपादान में जो से आता है उसमें अलग होने का भाव, अलग होने का, अलग होने का भाव। देखिए मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। जब मैं अभी वाक्यों के साथ इसकी व्याख्या करूंगी ना, जब मैं वाक्य उदाहरण के साथ वाक्य समझाऊंगी, तब मैं आपको अलग होने का भाव वाला से और करण वाला से जो है उनका अंतर अच्छे से स्पष्ट कर दूंगी। आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। सबसे पहले हम कर्ता समझ लेते हैं। कर्ता कारक में जो कारक चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है ने, वह भूतकाल में प्रयुक्त होता है, वर्तमान काल और भविष्यत काल में प्रयुक्त नहीं होता। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में प्रयुक्त यानी कि यूज नहीं होता है। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में प्रयुक्त होता है। देखिए मैं उदाहरण के साथ आपको बताती हूं। मैं पहले लिख रही हूं वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य, राम दूध पीता है। ये देखिए राम दूध पीता है, लेकिन यहां पर विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। और अगर मैं लिखूं राम खाना खाएगा, ये मैंने लिख दिया भविष्यत काल में, तो यहां पर भी परसर्ग यानी कि विभक्त चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। अब मैं राम खाना खाएगा इसे भूतकाल में लिखूंगी, पास्ट टेंस में। राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया। अब आप देखिए कि परसर्ग यानी कि विभक्त चिन्ह ने आ गया, जो कि वर्तमान काल में और भविष्यत काल में नहीं आया था, लेकिन भूतकाल में आया है। तो राम क्योंकि करने वाला है, कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम है कर्ता। कर्ता जो होता है वो होता है कार्य को करने वाला, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। हिंदी में हम कहते हैं कर्ता, अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। और वाक्य में एक चीज होती है क्रिया। क्रिया यानी कि कार्य जो हो रहा है, क्रिया, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ब। उसके बाद खाना, ये क्या है? ये है कर्म। अच्छा, कई बार जब हिंदी कक्षाओं में बच्चों से पूछते हैं कि कर्म, इस वाक्य में कर्म कौन सा है, तो बच्चे फटाफट कहते हैं कि खाया कर्म है। मोहन बॉल से खेलता है, बच्चे कहते हैं खेलता है कर्म। नहीं, कर्म का अर्थ यहाँ कार्य नहीं है। कर्म को क्रिया से मिलाए नहीं, क्रिया और कर्म के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिया है वर्ब, किसी काम का करना या होना, और कर्म इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट। इट्स नॉट वर्ब, इट्स नॉट वर्ब एंड इट्स नॉट वर्क ऑल्सो, इट्स ऑब्जेक्ट। कर्म है ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। राम ने खाना खाया, तो खाया, जो खाना खाया है उसका प्रभाव खाने पर पड़ रहा है। खाना पहले ज्यादा था ना, उसका प्रयुक्त करते करते उसको खाते खाते खाना खत्म हो गया, तो जो कार्य हो रहा है उस क्रिया का प्रभाव, खाया क्रिया का प्रभाव खाना पर पड़ रहा है, इसलिए खाना है कर्म। और कर्म माने कार्य नहीं होता है, कर्म माने होता है अंग्रेजी का ऑब्जेक्ट। तो हमें ये तीन चीजें बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। मुख्य रूप से ये तीन चीजें वाक्य में पाई जाती हैं एक संपूर्ण वाक्य बनाने के लिए। कई बारी कर्म नहीं होता है, जैसे राम खाता है या राम खेल रहा है, उसमें कर्म नहीं है, सीधे क्रिया है। लेकिन राम गेंद से खेल रहा है, उसमें कर्म है। तो जब एक संपूर्ण वाक्य बनता है कर्म के साथ, तो उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया, तीन चीजें हैं।
अब यहां पर क्योंकि ने का प्रयोग हुआ है तो यहां पर हमने देख लिया है कि ने का प्रयोग होने के कारण यहां पर है कर्ता कारक। ठीक है, ये हम कर चुके हैं कर्ता कारक। अब हम करेंगे कर्म कारक। ठीक है, अब यहां पर देखिए, राम ने श्याम को बुलाया। राम तो करता है क्योंकि बुला रहा है, कार्य कर रहा है, और कार्य यानी कि क्रिया है बुलाया। और किसे बुलाया? बुलाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। वो कर्म होगा श्याम। विभक्ति चिन्ह है को, तो यहां पर हो गया कर्म कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। अब हमने दो चीजें सीख ली, कर्ता कारक तथा कर्म कारक। अब हम आ जाएंगे करण कारक पर। करण कारक, ठीक है। माताजी ने चाकू से सेब काटा। माताजी तो कर्म कर रही हैं, कर्म नहीं कार्य। माताजी तो कार्य कर रही हैं, कार्य करने वाला कर्ता होता है, माताजी करता है। यहां पर ने इसका विभक्ति चिन्ह है कर्ता का। चाकू से सेब काटा। अब जो काटा है क्रिया, काटना क्रिया है, काटने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? सेब पर। सेब कर्म है, काटने का प्रभाव तो सेब पर पड़ेगा ना। और सेब काटने की क्रिया किसके माध्यम से पूरी हुई? चाकू से। मतलब चाकू इसमें मीडियम बना सेब काटने का, सोर्स बना सेब काटने का, साधन बना सेब काटने का, माध्यम बना सेब काटने का। तो जहां ये साधन बन रहा है, माध्यम बन रहा है, वहां पर विभक्ति चिन्ह से है और करण कारक है। करण कारक, ठीक है। अब हम करण कारक भी कर चुके हैं। इसमें आप से का प्रयोग भी कर सकते हैं और के द्वारा का प्रयोग भी कर सकते हैं। अपादान कारक जो हमने पढ़ा था अभी अभी कि दोनों में से होता है लेकिन अलग होने का भाव है, वो कैसे? देखिए कैसे होता है। कलम हाथ से गिर गई। अभी देखिए इसमें भी विभक्ति चिन्ह से आया, विभक्ति चिन्ह से आया। कलम हाथ से गिर गई। बच्चा कलम से लिखता है। जब वो कलम से लिखेगा तो कलम उसके हाथ में रहेगी और माध्यम बनेगी, मीडियम बनेगी क्रिया को करने का। अभी गिर गई क्रिया है। कलम हाथ से, कलम हाथ से गिर गई। देखिए अलग हो गई, हाथ में थी, हाथ से अलग हो गई, अलग होने का भाव। तो यहां पर से माध्यम नहीं बना, मीडियम नहीं बना, अलग होने का भाव दर्शा रहा है। बंदर पेड़ से कूद गया। अब पेड़ है, इसमें बंदर बैठा है, कूद गया, पेड़ से कूद गया। तो वो जो से था उसने बंदर को पेड़ से अलग किया, है ना। तो यहां पर से करण कारक और अपादान कारक में भ्रांति नहीं होनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। संप्रदान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, देखिए मैं लिखकर दिखाती हूं आपको। माताजी
बच्चे के लिए खिलौने लाई। माताजी बच्चे के लिए खिलौने लाई। माताजी तो कार्य कर रही है इसलिए करता है, और के लिए विभक्ति चिन्ह आया है बच्चे के साथ क्योंकि बच्चे के लिए कार्य किया जा रहा है, और के लिए विभक्ति चिन्ह यानी कि परसर्ग हम देख सकते हैं, और बच्चे के लिए ही कार्य किया जा रहा है, बच्चे के लिए क्रिया की जा रही है, तो यहां पर होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में और पर दो विभक्ति चिन्ह हैं अधिकरण के, में तथा पर। जैसे भाई छत पर टहल रहा है। भाई छत पर टहल रहा है। भाई छत पर टहल रहा है। अब टहलने की क्रिया कहां पर हो रही है? छत पर। छत पर हो रही है, और पर जो है वो इसका विभक्ति चिन्ह है, तो यहां पर हो गया अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। और तुम्हारी घड़ी अलमारी में रखी है। ये देखो, तुम्हारी घड़ी अलमारी में रखी है। तो जो में है, अधिकरण कारक के हमने पढ़े दो विभक्ति चिन्ह में और पर हम पढ़ चुके हैं। और में किसके आगे आया? अलमारी के आगे। तो यहां पर में विभक्ति चिन्ह होने की वजह से यहां पर भी अधिकरण कारक होगा। अधिकरण कारक। संबंध कारक। संबंध इसके तो नाम से स्पष्ट है। संबंध माने रिलेशन, है ना? किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी व्यक्ति का दूसरी वस्तु से संबंध, रिलेशन दर्शाने वाले शब्द का संबंध कारक है, और उनका विभक्ति चिन्ह है काके की, रारेरी। जब हम संज्ञा की बात करते हैं तब काके की, और जब हम सर्वनाम लिखते हैं तब रारेरी। जैसे राम का भाई का, राम के पिताजी के, राम की माताजी की। अब रारेरी का प्रयोग कैसे होता है? जब हम संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं तब तो का के की, और रारेरी कब होता है? मेरा नाम। अब नाम का संबंध इस व्यक्ति से है जो मेरा कह रहा है, लेकिन वो मैं का नाम नहीं कह रहा ना, मैं का नाम, वो कह रहा है मेरा नाम। फिर मेरी पुस्तक। अब पुस्तक का संबंध किससे है? जो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरी पुस्तक है, लेकिन मैं की पुस्तक नहीं कह रहा है, तो रा री। अब रे, मेरे दादाजी। दादाजी का संबंध किनसे है? जो व्यक्ति बात कर रहा है कि वे मेरे दादाजी हैं, तब वो मैं के दादाजी नहीं कहता, मेरे दादाजी कहता है, तो रा रे री, काके की रा रे री। ये हो गए संबंध कारक। अब है संबोधन कारक। संबोधन माने एड्रेस करना। कभी कभी हम किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं अरे सुनो, अरे, अहो, हे भगवान। ये जो है संबोधन कारक है। अच्छा, आप देखेंगे कारकों में विभक्ति चिन्ह हमेशा बाद में लगते हैं। देखिए, कर्ता कारक के बाद ने, कर्म कारक के बाद को, करण कारक के बाद से, है संप्रदान कारक के बाद के लिए, अधिकरण कारक के बाद पर, अधिकरण कारक बाद में
है ना। और संबंध कारक में भी रा रे री संबंध कारक के पीछे। लेकिन ये जो संबोधन कारक है ना, इसका विभक्ति चिन्ह पहले लगता है, वाक्य से पहले, ऐसे। हे ईश्वर, हे ईश्वर हमें शक्ति देना, हे ईश्वर हमें शक्ति देना। अब ये जो पूरा वाक्य है, देखिए इस पूरे वाक्य से सबसे पहले ही लगा है विभक्ति चिन्ह। फिर जैसे अरे, अरे इधर आओ, जैसे किसी छोटे बच्चे को बुलाएं और हमें उसका नाम नहीं पता तो हम उसे संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो कैसे लिखते हैं, अरे इधर आओ। तो वाक्य है इधर और विभक्ति चिन्ह है सबसे पहले। तो कारकों में हमें क्या करना होता है, एक तो सारे कारकों के नाम पता होने चाहिए, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। उसके बाद हमें सबके विभक्ति चिन्ह यानी कि परसर्ग पता। अगर हमें परसर्ग जो उंगलियों की नोक पर हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का के की, रारेरी, संबोधन हे अरे, ये हमें अगर याद है कि कौन से कारक का विभक्त चिन्ह कौन सा होता है, तो परीक्षा में हम कभी भी कारक पहचानने में गलतियां नहीं करेंगे। और एक चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये है कि करने वाला कर्ता होता है और जो कार्य किया जाता है वह क्रिया है, और कार्य का असर जिस शब्द पर पड़ता है वह कर्म होता है। ये हमें याद रखना है। कर्म का मतलब कार्य नहीं होता, वर्क नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। ये अगर हमें याद रह गया। और दूसरा, करण कारक का से माध्यम, अपादान कारक का से अलग होने का भाव। बस इतना अगर हम भली भांति समझ गए, सीख गए और हमने याद रख लिया, तो प्रतियोगी परीक्षा में या विद्यालय के पाठ्यक्रम में कारक में कभी किसी किस्म की गलती होगी ही नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी, आपके कारक संबंधी ज्ञान में कुछ अभिवृद्धि हुई, तो कृपया मुझे टिप्पणी बक्सा में लिखकर अवश्य बताएं। आप हिंदी विषयक और किन किन विषयों पर वीडियोस देखना चाहते हैं मुझसे, प्लीज़ मुझे कृपया टिप्पणी बक्सा में ज़रूर लिखकर बताएं। मैं आप सभी के अनुरोध पर वीडियो बनाने का प्रयास अवश्य करूंगी। अभी भी मेरे मस्तिष्क में बहुत सारे विषय चल रहे हैं जो मुझे पूरे करने हैं और मैं अवश्य करूंगी। मेरा लक्ष्य ही है सभी विषयों को पूर्ण करना। प्रतियोगी परीक्षा संबंधी कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं CBSE बोर्ड के पाठ्यक्रम को पूरा करना मेरा उद्देश्य है। कृपया अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो कृपया मुझे अवश्य बताएं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हिंदी संबंधी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।